प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंजू दीदी नाटक। कल की क्लास में मैंने एक और द्रोणाचार्य नाटक पढ़ाया हुआ है, तो कल की क्लास आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, कुछ भी छूटने ना पाए और शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे। आज की क्लास में हम अंजू दीदी नाटक को जो है पूरा बुक के माध्यम से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन नाटक को हम पढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, तो उसको हम देखते हुए चलेंगे। यकीन मानिए पूरे नाटक को आप लोग मेरे साथ अगर पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आने वाला प्रश्न जो है आप लोग निश्चित रूप से कर ले जाएंगे और बहुत आसान नाटक है, आसानी से भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अंजू दीदी नाटक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1955। नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। इनका जन्म जो है 1910 ईस्वी में हुआ था। आगे हम जैसे ही बुक ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज जो है यहाँ पे ये आता है, जो अंजू दीदी की कुछ प्रक्रियाएं जो है लिखी हुई हैं। किसने लिखा है? तो ओम शिवपुरी ने। देखेंगे, कहते हैं उस समय के रंगमंच अभिनेता और अन्य परिस्थितियों में रहकर जो कुछ अश्क ने हमें दिया था वो प्रशंसनीय है। उन्होंने प्रसाद की तरह काल्पनिक रंगमंच के लिए नहीं लिखा, न ही सेठ गोविंद दास की तरह नाटक के नाम पर मनमाना लिखकर महान नाटककार हो गए। अश्क ने अपनी पॉसिबिलिटीज़ को पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया है और यह असंतोषप्रद नहीं है। ये किसने लिखा है? ओम शिवपुरी ने लिखा है। तो यहाँ से 2-3 लाइन देकर पूछा जा सकता है कि किस नाटक से है, तो अंजू दीदी नाटक। किसने लिखा है? तो ओम शिवपुरी ने। ठीक, नीचे देखेंगे, आगे कहते हैं कि नाटक के चिंतन और तैयारी में वही प्रतिभा और परिश्रम है जो मानव की सामाजिक प्रवृत्तियों के पीढ़ी दर पीढ़ी आते विवश संस्कारों के रूप में ग्रहण करके देने वाले संवेदनशील रूसी कथाकारों की अपनी विशेषता रही है। विशेष रूप से तुर्गनेव और गोर्की के उपन्यासों और चेखव के नाटकों के 3 पीढ़ी वाले कथानकों की, और इसमें संदेह नहीं कि अश्क ने पूरे स्वार्थ के साथ नाटकीय तत्वों को उभारते हुए आवश्यक मानवीय सहानुभूति, मनुष्य की भावनात्मक संस्कारगत विशेषताओं का उचित ध्यान रखते हुए कथा को प्रस्तुत किया है। ये किसने लिखा है? तो ये राजेंद्र यादव ने लिखा है। दोनों को आप लोग जो है दोनों को मैंने यहाँ बता दिया, ठीक ना। तो नीचे वाला जो है वो राजेंद्र यादव ने लिखा है और ऊपर वाला जो हमने पढ़ा वो ओम शिवपुरी ने लिखा हुआ है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, तो या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। आगे चलेंगे तो आगे जो है इसके बाद जो पेज आएगा, अब ये जो नाटक जो है किसको समर्पित है वो हम देखेंगे, है ना। कहते हैं कि नन्ही मधुलिका के लिए जो अपने स्वर्गवास के 2 दिन पहले ज्वर की दशा में नाटक का सारा मौसदा पड़ गया, लेखक को अपार हर्ष, दुख और आश्चर्य में छोड़ गई। आगे कहते हैं कि मधुलिका मेरे मित्र श्री गोपाल दास, जो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद की तीसरी लड़की थी। मधुलिका कौन थी? तो उपेंद्र नाथ अश्क के जो मित्र थे गोपाल दास, उनकी लड़की थी, तीसरी लड़की थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, तीसरी लड़की थी, है ना। 9.5 वर्ष की प्यारी सी बच्ची। कितने वर्ष की थी? तो 9.5 वर्ष की थी। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। आगे कहते हैं कि इस छोटी सी उम्र में उसे साहित्य से, विशेषकर नाटकों से अपूर्व अनुराग था। मेरा कोई ही नाटक होगा जो उसने रेडियो पर न सुना हो और उसके बारे में राय न दी हो। पिछले 1 वर्ष से वह नेफ्राइटिस जैसे मूजी रोग की शिकार थी। इसको आप लोग याद रखिएगा, नेफ्राइटिस, और जैसे नेफ्राइटिस का अर्थ यहाँ पे बताया गया है जैसे मूजी रोग की शिकार थी, है ना। ये रोग का भी नाम आप लोग याद रखेंगे। आगे कहते हैं, पर मैंने उसे कभी रोते या कहारते हुए नहीं देखा। आगे कहते हैं, अंजू दीदी अप्रैल 1955 में ब्रॉडकास्ट होने जा रहा था। मैंने पांडुलिपि भेजी तो गोपाल दास पढ़ने के लिए घर ले गए। कुछ दिन बाद बच्ची की नाजुक हालत की सूचना पाकर मैं उसे देखने गया। तब गोपाल दास ने बताया कि
रोग से सहसा बुरा मोड़ लिया है। फिर बातों बातों में बोले इसे पढ़ने का इतना शौक़ है कि इस दशा में भी तुम्हारे नाटक के शायद 30-40 पृष्ठ पढ़ गई है। कितने पृष्ठ पढ़ी है मधुलिका? 30-40 पृष्ठ, है ना। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे कहते हैं कि हमारी बात बच्ची ने सुन ली। नीम बेहोशी की हालत में उसने कहा मैंने सारा पढ़ लिया। फिर उसने जो है बातें जो है दोनों दोस्त बात करते रहते हैं, तो मधुलिका जो है सुन लेती है, फिर बेहोशी की हालत में ही कहती है कि मैंने सारा पढ़ लिया है। तीसरे दिन 16 मार्च 1955 को वह इस संसार से चली गई। अब वो इस संसार से इसको देहांत कब होता है मधुलिका का? तो आप लोग याद रखिएगा 16 मार्च 1955 को ही, है ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कमलेश्वर ने अंजू दीदी नाटक एक तरह से भूमिका समझ लीजिए, है ना। अंजू दीदी एक मूल्यांकन पूरा यहाँ पे सारांश दिया हुआ है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है और पूरी स्टोरी जो है यहीं पे पता चल जाएगी, ठीक ना। तो इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं किसने लिखा है। कमलेश्वर ने लिखा है। कहते हैं अंजू दीदी की वस्तु का संबंध अभिजात्य वर्ग से है। अभिजात्य कुल की नारी अंजलि के मानस में जीवन को निमंत्रित और अनुशासित रखने की प्रवृत्ति के बीच संस्कारागत हैं, जो कि उसे गोद लेने वाले नाना जी से विरासत में मिले हैं। जो उसके संस्कार हैं उसको विरासत में किससे मिले हैं? तो उसके नाना जी से मिले हैं। अंजू दीदी को जो है विरासत में क्या मिला है नाना जी से? तो संस्कार, अनियंत्रण और अनुशासित संस्कार जो किससे मिले हैं अंजलि को? तो उसके नाना से मिले हैं, है ना। तो यहाँ तक जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों इसको लिख लीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में कमलेश्वर। इन कमलेश्वर ने लिखा हुआ है। आगे कहते हैं कि अंजू में अपने वर्ग की वे सारी प्रवृत्तियां हैं जो टस से मस होना नहीं जानती। उसके अपने व्यक्तित्व में वह हट है जो दूसरे को परास्त कर देता है, जिसके शिकार है वकील साहब जो अपने विवाह से पहले उन्मुक्त बंधनहीन सरिता की भांति बह रहे हैं, जिसका आभास मात्र उनकी सैलानी कोशिशों के रूप में कभी कभी उभर उठता है। आरंभ में ही अंजू के प्रचंड अनुशासन की झलक मिल जाती है और वह खींच भी जो बिगड़ी हुई मशीन को बनाने वाले मैकेनिक में पुर्जे ठीक से न चलते देख आ जाती है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन जो हाईलाइट है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक ना, उसको ध्यान देंगे। अंजलि नौकरानी से कहती है मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। नौकरानी का क्या नाम रहता है? मुन्नी। अभी हम पात्र परिचय आगे देखेंगे, ठीक है ना, फिर भी आप लोग याद रखिएगा। अंजलि की नौकरानी का नाम रहता है मुन्नी। कहती है मुन्नी से कि मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। कड़े स्वर में कहती है तुम क्या कर रही हो? 8 बजने को आए हैं और नाश्ते का कहीं पता नहीं है। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि देखो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है और आप लोगों को पता है PYQ आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो क्वेश्चन कैसे आजकल बन रहे हैं, खास करके 2021 से लेकर 2024 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उनको आप लोग सॉल्व करिए और ये ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं से भी उठा के बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अंजलि जो है अपनी नौकरानी से जो है कितने बजे खाना रखने को कहती है? तो 8 बजे, ठीक है ना, 8 बजे। आगे देखेंगे। उसी उलझन में वह बच्चे को पुकारती है नीरज बेटा कपड़े बदल लिए तुमने? और कहती जाती है अपने पापा से कहो नहा कर सीधे आएँ, अभी तक स्नान नहीं किया, 8 बजने को आए हैं। यानी सबको झाड़ती है वो। फिर कहती है सुबह 8 बजने वाली पाबंदी घर में हर काम व्यवहार भोजन शयन आदि सभी पर लागू, यानी जो भी बंदे हैं उस घर में, है ना, सभी पे जो है वो अपने नियम कानून लागू करती है। यानी इतने बजे नाश्ता आना चाहिए, इतने बजे सबको नहा लेना है, टेबल पे आ जाना है, पाबंदियां हैं, है ना। आगे कहते हैं कि पर यह सब कैसे निभता? क्या अंजलि केवल दिखाने के लिए ऐसा करती है? निश्चय ही नहीं, क्योंकि अंजलि का मनोविज्ञान ऐसे स्तर पर संगठित हुआ है कि उसकी यह सनक ऊपरी यथोक्ति नहीं दिखाई देती। इस सनक को चालित करने वाली शक्ति है उसका अखंड अहमवादिता की यह विषरता ही उसके दुबले पतले इकहरे शरीर की कोमलता। उसका शरीर कैसा है? दुबले पतले इकहरे, ठीक है, इकहरे। उसके चरित्र की असाधारणता भी उसे असामान्य नहीं बनने देती।
हास्यास्पद भी नहीं बनती, क्योंकि नाटककार ने बड़ी कुशलता से उसकी इस प्रवृत्ति का संबंध एक पीढ़ी पहले नानाजी के इतिहास से जोड़कर रखा है। जीवन के हर क्षेत्र के प्रति उसका अपना निजी दृष्टिकोण है। बाप से लेकर बेटे तक, घर की व्यवस्था से लेकर नौकरों के रहन सहन और अबद कायदे की मान्यताओं तक उसका चाबुक मार करता है। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं, जब अंजलि का चित्र आता है तो सहसा एक अतिशय व्यस्त, दुबली पतली, खूबसूरती से तराशी आधुनिका का रूप मुखर हो उठता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। कमलेश्वर का कथन है ये, ठीक ना। पूरा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से जो मैंने हाईलाइट किया उसको पढ़ेंगे। आगे कहते हैं कि वकील साहब द्वारा शराब पीने की आदत न छोड़ पाना उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। जब वह उसमें अपने हार के लक्षण देखने लगती है तो भीतर से चटका हुआ उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाने को व्याकुल हो उठता है। जो उसका पति रहता है उसके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन उसके नाश में भी वह शालीनता और संयम है जो नष्ट होते हुए भी अपने टूटने को स्वीकार नहीं करना चाहता। आगे कहते हैं कि जीवन की इस विफलता के लिए हुए एक दिन अंजू अपनी रहस्यमय मृत्यु का आभास केवल अन्नों को देकर टूट जाती है और अपने हठीले अहम का स्वयं शिकार हो कर दिया कि पात्र हो जाती है। पर वह मर कर भी जीवित रहती है। उसका आतंक पूरे परिवार पर हावी रहता है। उसका जुल्म सर नहीं झुकता। अपनी जिस अर्ध विक्षिप्त अवस्था में वह अपने अहम को सहेजती मानवों को मशीन बना देना चाहती है, उसका चक्र चलता रहता है और वह उन्हें ठीक अपनी तरह से चलाती है। वह कहती है, क्या कहती है? जीवन एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले और हम सब इसकी सुइयां बन जाए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। पुराने विद्यार्थी जो हैं उनको पता होगा, कई बार पूछा जा चुका है। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो ध्यान रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। आगे देखेंगे, अंजू को इसका गर्व है कि वकील साहब को उसने अपनी तरह ढाल दिया है। वकील कौन रहता है? उसका हस्बैंड रहता है, ठीक। नीरज के संबंध में जब अन्नो बात करती है तो अंजू और स्वयं अपने को शाबाशी देते हुए कहती है, सभ्यता और शिष्टाचार की कमी तुम उसमें यानी नीरज में ना पाओगी। ये कौन कहता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। सभ्यता और शिष्टाचार की कमी तुम उसमें ना पाओगी। ये जो है अंजू कहती है अपनी दोस्त अन्नो से, ठीक है ना, नीरज के बारे में। नीरज को भी उसने पुर्जा बना डाला है, क्योंकि अंजू की कथा अनुसार वह सुबह समय से उठता है, डैडी के साथ सैर को जाता है, कपड़े बदलकर समय पर नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है। आराम और खेल के समय वो पूरा ध्यान रखता है। समय पर पढ़ना पड़ता है, समय पर आराम करता है। और अंजू के जुल्म की उग्रता तो इस बात के पीछे है कि वह नीरज को कमिश्नर बनाना चाहती है। नीरज को क्या बनाना चाहती है? नीरज उसका पुत्र है। क्या बनाना चाहती है? कमिश्नर बनाना चाहती है। और नीरज स्वयं क्या बनना चाहता है? क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन करेंगे। यह जुल्म वस्तु जगत से लेकर मानसिक धरातल तक छाया हुआ है। इतने भीषण दबाव के नीचे जब विकृतियां का उग आना साधारण जीवन में असंभव है, वे ही विकार पनपने लगते हैं। उनका साकार रूप अंजू की मृत्यु के बाद नीरज और नज़ीर की बातों तथा नीरज के हाव भाव और दिलचस्पों में मिलता है, ठीक है। अभी हम कमलेश्वर जी ने जो लिखा है भूमिका, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी हम नाटक पे नहीं आए हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ से, यथार्थ और आदर्श का ऐसा संश्लिष्ट गुम्फन ही वकील साहब के सारे इतिहास को जीवन की संज्ञा प्रदान करता है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन करेंगे। कमलेश्वर ने कहा है।
आगे देखिए, आगे कहते हैं, ज़रा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना डाले अंजो, मैं तुम्हें क्या कहूँ। इस कमरे पर बरसों से तुम्हारा जादू तारी है, लेकिन श्रीपत ठीक कहता है, यह जादू टूटना चाहिए। इस घर को घड़ी की तरह नहीं, इंसानों की तरह जीना चाहिए, है ना। तो महत्वपूर्ण है, ये भी इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे कथन को। आगे कहते हैं कि श्रीपत वह प्रवृत्ति मूलक पात्र है जो अंजो की असंगतियों और सनक के भ्रम को तोड़ने के लिए एक दर्शन लेकर नाटक में अवतरित होता है। श्रीपत जो है इसका भाई रहता है, जो अंजो दीदी के खिलाफ रहता है। ये जो भी नियम कानून बनाई है उसको वो फॉलो नहीं करता, इसलिए वो इस पर चिढ़ती है ना। उसका दर्शन अपनी प्रवृत्तियों में मध्यवर्गीय है। आगे देखेंगे यहाँ से, श्रीपत भी उतना ही शक्तिशाली और क्रियात्मक है जितना कि अंजलि है, पर जहाँ अंजलि असाधारण होते हुए भी अजीब और काल्पनिक नहीं लगती, वहीं श्रीपत अंजलि के संदर्भ में झूठा झूठा सा लगने लगता है। अपनी इकाई में श्रीपत पूर्ण और वास्तविक है। ऐसे सैलानी जीव रमते जोगी एक नहीं हजारों पड़े हैं, है ना। यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपनी इकाई में श्रीपत पूर्ण और वास्तविक है, ऐसे सैलानी जीव रमते जोगी एक नहीं हजारों पड़े हैं। ये जो है कमलेश्वर का है। अगर ये दे दिया कथन, अगर पूछा जाए कि किसने, किस आलोचक ने लिखा है या किस राइटर ने, तो राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और 2 नाम और दे देगा, तो ऑप्शन आप लोग चूज़ कर पाएंगे आसानी से, कमलेश्वर का है। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं कमलेश्वर, श्रीपत एक झंझा की तरह परिवार में आता है, एक और अस्त व्यस्तता उत्पन्न कर देता है और अंजो के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा हो जाता है। फिर 20 बरस बाद अंजो के जादू को वह उस परिवार से काट फेंकता है। केवल 2 उपस्थित में जो कार्य श्रीपत कर जाता है, 2 उपस्थित में ही, 2 ही बार आता है और सब उसका जो है नियम कानून सब बिगाड़ देता है। ठीक है, अब चलेंगे आगे। इसको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने पढ़ के हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ से देखेंगे, अत्याचार स्वयं अपना विरोधी है। यहाँ से देखिए, कसम ले लो जो इन 20 वर्षों से कभी मेज पर सोया नहीं हूँ, लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि अंजू दीदी अपनी प्रतिनिधि छोड़ गई हैं। जो कुछ बातों में अंजू के भी कान काटती थी, अब तब न जाने क्या हुआ, फिर वैसा का वैसा हो गया, क्योंकि उसकी बहू जो आती है वो भी वैसे ही रहती है बिल्कुल। आगे कहते हैं कि वह जिस अत्याचार को अंजू के समय में नीरज पर होता देखा था, उसी को फिर ओमी, यानी उसकी बहू होती है ओमी द्वारा नीलम पर होते हुए देखता है। अंजू नीरज को कमिश्नर बनाना चाहती थी, पर नीरज क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता था। अब दूसरी पीढ़ी चल रही है ना, क्योंकि ओमी जो है वो अंजू की बहू है, हाँ, उसका लड़का जो है नीलम है। ये नीलम लड़की नहीं है, लड़का है, ये आप लोग याद रखेंगे। कहता है कि अब दूसरी पीढ़ी में नीरज का पुत्र नीलम कवि बनना चाहता है। दूसरी पीढ़ी में जो नीलम है वो क्या बनना चाहता है, कवि, लेकिन नीरज उसे कप्तान बनाना चाहता है। नीरज उसे क्या बनाना चाहता है, कप्तान। और उसकी पत्नी ओमी IAS बनाना चाहती है। जीवन निर्माण के इन मानदंडों के पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक सत्य है, जो वर्ग, देश और काल की सीमाएं भुलाकर सबको एक सा प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे, अंजू और ओमी श्रीपत और अंजू की परछाई हैं। नीरज और ओमी जो है श्रीपत और अंजू की परछाई हैं। ओमी तो अंजू की रूह है। ओमी क्या है, अंजू की रूह है, सेम टू सेम वैसे ही है, जैसे वो नियमबद्ध थी, नियम में सबको बांध रखी थी, वैसे ही ओमी भी है। और नीरज श्रीपत का अपूर्ण सपना है। और नीरज का पुत्र कौन है, नीलू, उस सपने की संभावित परिणति का संकेत। पर अन्नो तो वह सूत्र है जिसके अभाव में इस नाटक के कथा वस्तु को संजोया ही नहीं जा सकता था। आगे देखेंगे, आगे जो है, इतने पात्रों के जीवन को लेकर जिस संवेदना को उभारा गया है वह अपने मूल रूप में एक विचार है, जो जीवनगत सुख दुख, हर्ष विराट, व्यथा, करुणा, आदर्श और यथार्थ को अपने को
समूह कर एक निष्कर्ष पर ले जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कथन यहाँ पे कमलेश्वर का, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखेंगे, आगे कमलेश्वर कहते हैं कि दूसरों पर व्यक्तिगत विचारों का आरोपण अपने में एक नैतिक पाप है। पाप भी है। क्या कहे हैं? कहते हैं कि दूसरों पर व्यक्तिगत विचारों का आरोपण अपने में एक नैतिक पाप भी है। खलील जिब्रान की एक पंक्ति है कि बच्चों को सब कुछ दो पर अपने विचार मत दो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। खलील जिब्रान की एक पंक्ति है कि बच्चों को सब कुछ दो पर अपना विचार मत दो। ये किसने कहा है? कमलेश्वर ने, है ना। महत्वपूर्ण कथन है ना। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं भाई? देखिए, नाटक है, पढ़ना तो पड़ेगा पूरा। अभी तो हम नाटक पे आए भी नहीं हैं, अभी हम जो है भूमिका पढ़ रहे हैं। ठीक, आगे देखेंगे, समाज के जिस वर्ग का प्रतिनिधि इस नाटक में हुआ है उसकी समस्याओं के अंतर्भूत यथार्थ का उद्घाटन तो इसमें है ही, साथ ही उसका विश्लेषण भी है। और चीर फाड़ करके नाटककार केवल उस घाव को खोल कर ही नहीं रख देता वरन उसके उपचार का उपाय भी पेश करता है। यदि एक ओर अश्क जी ने उस वर्ग के भ्रम, सनक और व्यर्थ मूल्यों को अपनी पूरी शक्ति में ध्वस्त किया है तो दूसरी ओर उनके संतुलन की मार्ग का निर्देश भी किया है। बिल्कुल सही। यहाँ से देखिए, कहते हैं कि तालस्ताय के उपन्यास अन्ना कैरेनिना की प्रथम पंक्ति सहसा यहाँ याद हो जाती है। तो ये किसने जो लिखा है, ये क्या है? तालस्ताय के उपन्यास की जो है अन्ना कैरेनिना की प्रथम पंक्ति है। हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनफाई फैमिली इज अनहैप्पी, अनहैप्पी है ना। अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स आउन अवे। तो इसको मुझे लग रहा है महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे, अंजू दीदी के सामाजिक कथानक में से अश्क जी ने जिस चेतना की अनुभूति को पकड़ा है और उसे जिस तरह अभिव्यक्ति दी है वह उसमें से इतनी पूर्ण है कि वस्तु पर चढ़े हुए शैली के आवरण का आभास ही नहीं होता और वस्तु स्वयं में इतनी सजी संवरी लगती है कि यह कहना कठिन हो जाता है कि उस पर शिल्प का आवरण ही नहीं। इसको जाने दीजिए। ठीक है, तो ये जो है समाप्त होता है यहीं पे। कमलेश्वर का जो लिखा हुआ था भूमिका वो मैंने पढ़ा। अब यहाँ पे देखते हैं कि अंजू दीदी नाटक का मंचन जो है कब हुआ था और किसने जो है कौन कौन से पात्र ने कौन सी भूमिका निभाई थी, उसको हम देखेंगे। अंजू दीदी का पहला अंक 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में अभिनीत हुआ। भूमिकाओं में निम्नलिखित अभिनेता ने योग दिया था। कौन कौन से थे? अंजू दीदी की भूमिका में कुमारी सावित्री, अनिमा के रूप में जो है कुमारी नीरजा, मुन्नी कुमारी नंदिनी। मुन्नी का रोल किसने निभाया है? तो कुमारी नंदिनी ने। वकील साहब जो है श्री कांति लाल ने वकील साहब का भूमिका निभाया है। श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्रीपत की भूमिका श्री ओम प्रकाश शर्मा ने जो है किसकी भूमिका निभाई है? तो श्रीपत का। और श्री सांवरिया किसकी भूमिका निभाए हैं? तो राधु, है ना। और नीरज की भूमिका किसने निभाया है? तो मास्टर राधा वल्लभ ने किसकी भूमिका निभाया है? तो नीरज का। ठीक, आगे देखेंगे, इस नाटक का निर्देशक प्रसिद्ध नाटककार श्री सत्येंद्र शरत ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आ चुका है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। इस नाटक का निर्देशन जो है प्रसिद्ध नाटककार किसने किया था? सत्येंद्र शरत ने, है ना। जो पहला अंक 30 जनवरी 1954 को मुंबई हिंदी विद्यार्थी मंडल सेंट जेवियर कॉलेज में अभिनीत हुआ था, किसके निर्देशन में हुआ था? तो सत्येंद्र शरत के। अब यहाँ से देखिए, अंजू दीदी रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को बड़ी सफलता से खेला गया। श्री राज जोशी के निर्देशन में निम्नलिखित अभिनेताओं ने इसमें योग दिया था। अब किसके निर्देशन में जो है खेला गया था? 22 जनवरी 1956 को, तो श्री राज जोशी, है ना। इसको दोनों अलग अलग लिख लीजिएगा और याद होना चाहिए ये। अब इसमें देखते हैं किसने क्या कौन सी भूमिका निभाई थी। देसी सेठ ने अंजू की भूमिका निभाई थी।
ज्वाला प्रसाद वर्मा ने इंद्र नारायण का, हीरा चड्ढा ने अन्नो का, राज जोशी ने श्रीपत का, कुसुम तारी ने ओमी का, जगदीश ने नीरज का, जानकी गौड़ ने मुन्नी का, नरेंद्र धीर ने नज़ीर का, और जुल्फ़िकार नकवी चपरासी की भूमिका, भोलानाथ मधुर राधु, नीलाभ ने नीरज की भूमिका, ऋतुराज ने नीलम की भूमिका। तो ये पात्र आप लोग याद रखिएगा। अब हम आते हैं पहले अंक पे। ठीक, पहले अंक में देखेंगे कौन कौन से पात्र हैं। तो अंजलि, इंद्र नारायण, अनिमा, मुन्नी, श्रीपत, राधु और नीरज। नीरज की उम्र क्या है? तो 11 वर्ष है पहले अंक में। ठीक है, पहले अंक में इतने पात्र आते हैं, अंजलि, अनिमा, मुन्नी, इंद्र नारायण, अंजलि का पति रहता है, अनिमा, उसके बाद श्रीपत, श्रीपत जो है अंजलि का भाई रहता है, फिर राधु, मुन्नी और नीरज। इसमें जो देखेंगे नीरज की उम्र कितनी है? 11 वर्ष है। ठीक है ना, नीरज जो है अंजलि का बेटा रहता है। अब आते हैं दूसरे अंक पे। दूसरे अंक में जो है कौन कौन से पात्र हैं देखेंगे। ओमी, नीरज, अन्नू, श्रीपत, राधु, इंद्र नारायण, नीलम। अब दूसरे अंक में नीलम की उम्र जो है 11 वर्ष है और नीरज की 31 वर्ष। पहले अंक में नीरज की उम्र जो है 11 वर्ष होती है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थान देखेंगे, स्थान कौन सा है? दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा। एक मिनट, समय देखेंगे। पहला अंक का समय क्या है? गर्मियों में 1 दिन। दूसरा अंक का समय है 20 वर्ष बाद, सर्दियों में 1 दिन। ठीक है, कितने अंक हैं इसमें? तो 2 अंक हैं। आगे देखेंगे, इस नाटक का कॉपीराइट लेखक ने उत्तराधिकारियों के पास सुरक्षित है। लेखने वाले से प्रार्थना है कि वे बिना इसको छोड़ दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं पात्र परिचय, एक बार देख लेते हैं। अंजलि जो अंजू दीदी है, प्रमुख पात्र है, लगभग 30 वर्ष की है। लगभग कितने वर्ष की है? 30 वर्ष की है। फिर श्रीपत अंजू दीदी का भाई है, इसकी उम्र जो है 27 से 28 वर्ष की है, 27 या 28 वर्ष है ना। इंद्र नारायण अंजू दीदी का पति है जो वकील है, इसकी उम्र जो है 38 से 40 वर्ष की है। अनिमा अंजू की सहेली है। नीरज अंजू का पुत्र है, 11 वर्ष का है। मुन्नी नौकरानी है जो 25 वर्ष की है। राधु जो है नौकर है। अब दूसरे अंक का पात्र 20 वर्ष बाद। दूसरे अंक कब स्टार्ट होता है? 20 वर्ष बाद, जिसमें ओमी है, नीरज की पत्नी है, अंजलि की बहू है ना। फिर अन्नू है, नीरज की मौसी। फिर नीरज नज़ीर है, नज़ीर नीरज का दोस्त। श्रीपत नीरज का मामा। मुन्नी चपरासी, इंद्र नारायण, नीरज 31 वर्ष जो है उम्र है। ये क्या, इसको काट दीजिए। अच्छा, नीरज का जो है 31 वर्ष उम्र है ना दूसरे अंक में। और नीलम नीरज का बेटा है जिसकी उम्र है 11 वर्ष। ठीक है, अब हम आते हैं नाटक के पहले अंक पे। पहले अंक का पहला दृश्य। ठीक है, पहले अंक में 3 दृश्य हैं और दूसरे अंक में भी 3 दृश्य हैं। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, पानी पी लो। देखेंगे पहला दृश्य। 1933 की गर्मियां। पर्दा श्री इंद्र नारायण वकील की भव्य कोठी के खड़े हॉल में खुलता है, जिसे लकड़ी के एक खुलने और बंद होने वाले सुंदर पर्दे की सहायता से 2 भागों में बांटकर खाने के कमरे और बैठक में बदल दिया गया है। किस अंक की शुरुआत है? तो पहले अंक की है ना, पहला दृश्य। आगे देखेंगे, बाईं दीवार में एक दरवाज़ा है जो वकील साहब तथा नीरज के कमरे में खुलता है। उसकी चौखट के ऊपर दीवार में एक कीमती सुंदर घड़ी अनवरत टिक टिक कर रही है। खाने के कमरे और बैठक के मध्य सागौन की लकड़ी का जो कीमती पर्दा खड़ा है, उसके फ्रेम में रेशमी कपड़ा लगा हुआ है। उसके फ्रेम में कैसा कपड़ा लगा है? तो रेशमी कपड़ा। ठीक ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग।
जो हाईलाइट है वही पढ़ेंगे, है ना। बैठक के सामने तख्त और गांव तकिए लगे हैं। उधर को काउच और तिपाई रखी है। ज़मीन पर गलीचे बिछे हैं। एक दरवाज़ा दाईं दीवार में है जो बाहर बरामदे में खुलता है। एक दरवाज़ा सामने दीवार पर्दे के निकट है जो रसोई घर को जाता है। पर्दा उठते समय बैठक खाली है। खाने के कमरे में 5 कुर्सियां मेज के नीचे हैं और छठी पर अनिमा 25 वर्ष की। अनिमा कितने के वर्ष की? 25 वर्ष की। मझले कद और गदराए शरीर की होती है। बैठी संभवतः दूसरों के आने की प्रतीक्षा में लेस बुन रही है, यानी जल भुन रही है। अनिमा अंजू दीदी की अंतरंग सहेली है। अनिमा जो है अंजू दीदी की सहेली है और गर्मियों की छुट्टियां बिताने दिल्ली आई है। अब ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अनिमा जो है अंजू दीदी की सहेली है और गर्मियों में जो है गर्मियों की छुट्टियों में आई है दिल्ली में। दोनों कमरे निष्कलंक रूप में साफ हैं। प्रकट है कि उनकी सफाई केवल नौकरों पर ही निर्भर नहीं, अंजू दीदी स्वयं उसमें दिलचस्पी लेती हैं, यानी नौकरों के भरोसे अंजू दीदी नहीं छोड़ती हैं, अपने भी वो सफाई में लगी रहती हैं। सुबह का वक्त है। घड़ी में 8 बजने को है। पर्दा उठने पर घड़ी 8 बजने की टन टन सुनाई देती है। इसके साथ ही अंदर के दरवाजे में अंजलि प्रवेश करती है और तेज़ी से अनिमा के पास से निकलती हुई रसोई घर के दरवाजे पर जाकर आवाज़ देती है। अंजलि कहती है, मुन्नी नाश्ता मेज़ पर रखो। कड़े स्वर में, ये हमने पढ़ लिया स्टार्टिंग में भूमिका में, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखेंगे। अंजलि की आयु यद्यपि 30 के निकट है। अंजलि की आयु कितने निकट है? 30 की, है ना, लेकिन वह 5-1 वर्ष बड़ी दिखाई देती है। पतले छरहरे शरीर की दुर्बल नसों वाली युवती जो न केवल गृहस्थी की चक्की में जुटी हुई है बल्कि पूरी निष्ठा और गंभीरता से जुटी हुई है। अब यहाँ से देखेंगे अंजलि। हमारे नाना जी कहा करते थे नौकरों को सदा साफ सुथरा रखना चाहिए। कहती है हमारे नाना जी कहा करते थे नौकरों को साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे घर के भाग्य का पता देहरी से चलता है, वैसे ही मालिकों के अस्तर का पता नौकरों के पहरावे से लगता है। यहाँ से यहाँ तक नोट करिएगा आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे कहती है कि गंदे नौकरों से नाना जी को बड़ी चिढ़ थी। उनके साथ रहकर मैं भी वैसे ही हो गई। मैं तो चाहती हूँ कि नीरज भी सफाई पसंद सभ्य सलीके वाले बने। आगे देखिए अंजलि यहाँ पे कहती है सभ्यता और शिष्टाचार की कमी तुम उसमें न पाओगी, है ना। इन दोनों में बात होती है। जैसे अनिमा कहती है बड़ा प्यारा बच्चा है नीरज, इधर से गुजरा तो हाथ जोड़कर बोला मौसी जी नमस्ते। तो वही कहती है अंजलि कि सभ्यता और शिष्टाचार की कमी तुम उसमें ना पाओगी। अब ये पूछ सकता है कि जो अंजलि किसके लिए कह रही है, तो अपने बेटे नीरज के लिए। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ से अंजलि कहती है कि वो हमेशा सुबह समय से उठता है, अपने डैडी के साथ सैर करता है, समय से स्नान संध्या करता है और फिर कपड़े बदलकर ठीक वक्त पर नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है। हमारे नाना जी कहा करते थे, बार बार बोलती, हमारे नाना जी कहा करते थे वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है और नीरू काम आराम और खेल के समय का पूरा ध्यान रखता है। आगे देखिए, आगे कहती है नाना जी कहा करते थे बच्चों को शुरू से ही अच्छी आदतें डालनी चाहिए। इतना बड़ा हो गया है नीरज, कभी कान उमेटने या डांटने की नौबत नहीं आई। ये अंजलि का कथन है। आगे देखिए अंजलि का ही कथन है। कहती है उसकी अलमारी, मेज, टॉयलेट का सामान, सोने का कमरा सब कुछ अलग है। वह सदा अपनी मेज पर नाश्ता करता है, अपनी अलमारी में कपड़े रखता है, अपने बिस्तर में सोता है, अपने कंघी से ही बाल बनाता है। अंजलि आगे कहती है नाना जी कहा करते थे सुधड़ापा स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का। मैं चाहती हूँ कि नीरज सभ्य शिष्ट और समयनिष्ठ बने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कथन, ठीक है, अंजलि का कथन है, इसके नाना जी कहा करते थे। फिर जो है अनिमा का यहाँ कथन है और मैं कहती हूँ अंजू तुम अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुई हो। ये दे सकता है ना। और मैं कहती हूँ अंजू तुम अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुई हो। अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है।
फिर अंजलि कहती है, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर घड़ी की तरह चले और सब उसके पुर्जे बन जाएं, नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है तो इसको हम छोड़ देंगे। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ से वकील साहब श्री इंद्र नारायण हंसते हुए प्रवेश करते हैं। अंजलि से केवल 8-10 वर्ष बड़े हैं। कितने बड़े हैं अंजलि से इंद्र नारायण? तो 8-10 वर्ष, लेकिन शरीर उन्होंने अभी से छोड़ दिया है। यूँ अप टू डेट सूट पहने हुए हैं, अप टू डेट सूट पहने हैं। पतलून की क्रीज और कोट का कॉलर लगता है जैसे अभी प्रेस किए गए हैं। खैर इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। इंद्र नारायण कहता है, अरे भाई, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं इंजन की तरह, अंजू उनमें से है। दूसरे वो जो आप नहीं चल पाते पर दूसरा कोई चलाए तो उसके पीछे पीछे आराम से चले जाते हैं, गाड़ी के डब्बों की तरह। तो भाई हम तो इन दूसरी तरह के लोगों में से हैं। ये इंद्र नारायण का कथन है। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर इस इंद्र नारायण का कथन है, तुम इसे नाश्ता कह लो, हम तो इसे खाना ही कहेंगे। और 5 बार कपड़े बदलते हैं, सफाई, वक्त की पाबंदी, सभ्य समाज के तौर तरीके, सब का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। अंजू के साथ शादी करने के बाद लगता है जैसे हमने तो। ठीक, इतना कह के चुप हो जाते हैं इंद्र नारायण। फिर अंजलि का कथन है, नाजना जी कहते थे सदाचार पुरुष का भूषण है। इंद्र नारायण कहता है, पर भूषण अलंकार स्त्रियों की चीज़ समझ कर वे इससे पास भी नहीं भटकने देते, है ना। महत्वपूर्ण कथन है, जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। आगे देखिए अंजलि का कथन है, कहता है, आ गया श्रीपत। खैर इसको आप लोग जान जाएंगे। यहाँ से देखिए, आप भी बस नाश्ता शुरू कीजिए। नरेपत भाई की चिट्ठी आती तो मैं आंगन के दरवाजे से लगाए बैठी रहती, पर श्रीपत क्या भरोसा उसका। ये इतना महत्वपूर्ण है, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ से देखेंगे। अंजलि कहती है, मैं कहती हूँ तुम कितने गंवार हो, यह खाने के मेज हैं और तुम यहाँ कपड़े उतारकर पसीना सुखाने बैठ गए हो। कोई हद भी है बदतमीजी की, नाना जी कहा करते थे। बस इतना कह के चुप हो जाती है। ये अंजलि का कथन है। श्रीपत कहता है कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ, दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने के लिए हसरत दिल में लिए हो, न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर में भटक रहा हूँ और तुम मेरा पल भर को यहाँ बैठना सुझाता नहीं, और तुम्हें जो है मेरा यहाँ पल भर का बैठना सुझाता नहीं है। तुम्हारी कसम, मैं जितनी देर यहाँ रहूँगा 1 मिनट के लिए भी आप लोगों को अपनी नज़र से ओझल नहीं होने दूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक याद रखिएगा, तुम्हारी कसम, मैं जितनी देर यहाँ रहूँगा 1 मिनट के लिए अपने आप से आप लोगों को ओझल नहीं होने दूँगा। आगे श्रीपत का कथन है, मैं कहता हूँ ब्रह्मा का वाक्य और मेरा वाक्य एक बराबर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, ये पूछा गया है ना। आगे देखिए, आगे कहता है, मैं यहाँ न कि मैंने कहा कि 1 मिनट, हाँ, कहता है कि मैंने कहा न कि मिनट भर के लिए भी आप लोगों को अपनी नज़र से ओझल नहीं होने दूंगा। बाथरूम में जाने की तो बात दूर रही। आगे देखिए, आगे कहता है, मैं कहता हूँ दीदी, चाय पीना भी कोई संध्या वदन करना है। श्रीपत का कथन है, कहता है, अरे दीदी चलो, ये तो आप लोग पहचान लेंगे, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखेंगे श्रीपत का कथन है, कहता है, आपको अपनी कसम भगवान को साक्षी जानकर कहिए, शादी की कल्पना में ज़्यादा मज़ा है या शादी में। याद है ना, मैंने अंजू दीदी की सगाई के सिलसिले में आपसे मिलने आया था। अपने जीजा से बात करता है इंद्र नारायण से, कहता है कि कितना हंसते थे आप उन दिनों, कितने ठहाके लगाते थे, कितनी बेपरवाही थी आपके स्वभाव में, जो भी चाहे खाते थे, जो भी चाहे करते थे, जहाँ भी चाहे जाते थे। और हंसता है। आगे देखिए, कहता है, वकील तो जवानी का प्रतीक है और जज बुढ़ापे का। वकील तो जवानी का प्रतीक है और जज बुढ़ापे का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एक श्रीपत कहता है इंद्र नारायण को। आगे देखिए, श्रीपत ये जो है गीत है, भरी बज्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ
सजा चाहता हूँ। ये श्रीपद, इसमें जितने भी गीत हैं श्रीपद के ही हैं, ठीक है। आगे देखिए, किसी तरह के भी नहीं शिष्टाचार शादी का यूँ कह लो कि बंधन का प्रतीक है। उधर आपकी शादी हुई, इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा। ये श्रीपद का कथन है। आगे देखेंगे, ये श्रीपद के गीत हैं। ऊधो अखिया अति अनुरागी, इक झट मग जोवित अरु रोवित, भूले हु पलक न लागी, ऊधो अखिया अति अनुरागी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है आजकल गीत वे तो जो है बहुत पूछा जा रहा है। फिर नीरज दिया सलाई की डिबिया लेकर आता है, कुछ क्षण में खड़ा गाना सुनाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। आगे देखेंगे, आगे कहता है नीरज पाँचवीं में मामा पूछता है श्रीपद अपने भांजे से, कहो किस क्लास में पढ़ते हो? तो कहता है 5वें में मामा जी। श्रीपद कहता है पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो कहता है कि डिप्टी कमिश्नर मामा जी। श्रीपद कहता है डिप्टी कमिश्नर बनने की बात तुम्हें किसने सुझाई? नीरज कहता है मम्मी ने मामा जी। फिर कहता है तुम स्वयं का बनना चाहते हो? तो कहता है नीरज मैं मामा जी कहकर चुप हो जाता है। तो श्रीपद कहता है यह तुम्हें हर बात के साथ मामा जी कहना किसने सिखाया? नीरज कहता है मम्मी ने कहा है कि बड़ों से बात करते समय आदर से बात करो। श्रीपद कहता है तो हो चुके तुम डिप्टी कमिश्नर, इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी। अकड़ कर चला करो, रौब से बात किया करो, ठीक ना। ये श्रीपद कहता है नीरज से। नीरज कहता है मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ मामा जी। पर श्रीपद कहता है कप्तान? फिर नीरज कहता है क्रिकेट का कप्तान। श्रीपद कहता है कि क्रिकेट खेलते हो? नीरज कहता है जी मम्मी कहती है कि बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है ना। श्रीपद कहता है फिर तो तुम बन चुके क्रिकेट के कप्तान, कितने घंटे खेलते हो? नीरज कहता है कि 2 घंटे। श्रीपद कहता है और कितना पढ़ते हो? तो 6 घंटे। फिर नीरज कहता है 6 घंटे। श्रीपद कहता है 6 घंटे खेला करो और 2 घंटे पढ़ा करो। फिर श्रीपद कहता है तो जाओ रोज़ 2 घंटे जमकर पढ़ा करो और 6 घंटे डटकर खेला करो। तुम्हारे मामा जी दुआ करते हैं कि भगवान ने चाहा तो बड़े होकर तुम अवश्य क्रिकेट कप्तान बनोगे और भारत तो क्या संसार भर में नाम पाओगे, है ना। तो यहाँ देखिए नीरज मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ, ये हमने पढ़ लिया। छोड़ो इसको, देखते हैं आगे श्रीपद कहता है अरे दीदी तुम तो व्यर्थ की गृहस्थी की चक्की में अपनी जान खपा रही हो। तुम्हें तो कहीं सेना में कैप्टन या छोटी मोटी लेफ्टिनेंट होना चाहिए था। तो ये श्रीपद का कथन है। फिर श्रीपद का कथन है भगवान ही बचाए दीदी से। खैर ये तो कथन आएगा तो आप लोग जान जाएंगे। देखिए यहाँ पे श्रीपद कहता है यहाँ पे गीत है श्रीपद का, ठीक। यह दस्तूरे जुआ बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी, ठीक। फिर जो है श्रीपद के गाने के मध्य पर्दा गिर जाता है, क्षण भर तक गाने की ध्वनि आती है, इसके बाद निस्तब्धता छा जाती है। उसके बाद दूसरा दृश्य कहाँ से स्टार्ट होता है? कुछ क्षण बाद पर्दा गिरता है। श्रीपद खाने के मेज़ पर जूते समेत सोया हुआ है। मेज़ की चादर खुला गोला सा बनी उसके सिर के नीचे तकिए का काम दे रही है। मेज कुर्सी इतनी लंबी नहीं कि वह टांगे पसार कर लेट सके, इसलिए उसकी एक टांग दूसरी के घुटने पर है, लेकिन दोनों टांगें एक ओर झुकी हुई हैं और अलग अलग हुआ ही चाहती हैं, ठीक है। ये दूसरे अंक पे, अब हम दूसरे दृश्य पे आ गए। पहले अंक का हमने पहला दृश्य पढ़ा जिसके महत्वपूर्ण कथनों को हमने देखा। अब जो है दूसरे दृश्य के महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे। अच्छा, इसमें कथन नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे भूल गई। दूसरे दृश्य की शुरुआत जो है इस पंक्तियों से होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम जो है तीसरा दृश्य देखेंगे। तीसरा दृश्य जो है कुछ क्षण बाद पर्दा गिरता है, घड़ी में 3 बज चुके हैं। तीसरे दृश्य में घड़ी में 3 बज चुके हैं, ठीक। खाने के कमरे में श्रीपद पूर्वतः मेज पर सोया हुआ है। अब चलिए इसके कथन को देखते हैं। तीसरे दृश्य में श्रीपद कहता है कि पत्र का मैनेजिंग डायरेक्टर या संपादक भी मैं ही था। कई बार जब रात को संपादक लिखते देर हो जाती, फिर जो है तुम्हारी दीदी पंखे के नीचे वहीं मेज पर सो जाता था। ये श्रीपद का कथन है, ठीक है। आगे देखेंगे तो आगे श्रीपद का कथन है, कहता है इस घर के लोग भी पुर्जे हैं, कसम भगवान की मशीन के पुर्जे, ठीक है ना, श्रीपद कहता है।
आगे श्रीपद का ही कथन है, कहता है कि इस घर में जिसको देखो उसके आने का समय है, जिस किसी नपे तुले वक्त में आराम भी किया जा सकता है। कभी मुझसे यदि कहा जाए कि अब कितना बज गया है, इतना बज गया है, तुम्हारे सोने का समय हो गया है, सो जाओ ताकि जाकर जो है इतने बजे उठ सको, सो जाओ इतने बजे उठ सको, तो कसम तुम्हारी मेरी पलकें भी भारी हो, मेरे कानों में 1 बजे या 2 बजने लगे, नींद नहीं आती, नींद मुझे जब तक आती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द यहाँ पे ढक गए हैं और छोटा भी नहीं हो रहा है, इसको रहने दीजिए। आगे देखेंगे, इसको रहने दीजिए। हाँ, गीत देखेंगे, श्रीपद के गीत हैं यहाँ पे। संतोष तो हो जाता, आशा तो उमंग उठती, देते तो वचन चाहे करते न वचन पूरा। यहाँ पे श्रीपद फिर गाता है, यह आस का मारा दिल इस सोच में रहता है, होता कि नहीं होता जब उसका वचन पूरा। है ना, गीत जो है 4-5 है, इन गीतों को अलग से आप लोग लिख लीजिएगा। फिर श्रीपद कहता है, बस बेटे तुम नहीं चाहोगे कि क्रिकेट के कप्तान बनने के बदले गवैये बनो। दोनों हंसते हैं। पहले संस्करण में जो है निम्नलिखित पंक्तियां थी। पहले संस्करण की पंक्तियां एक बार आप लोग देखेंगे। उम्मीद तो बंध जाती, तस्कीन में हो जाती, वादा न वफा करके वादा तो किया होता, नाकामे तमन्ना दिल इस सोच में रहता है, यूँ होता तो क्या होता, यूँ होता तो क्या होता। ये पहले संस्करण की भूमिका में जो है ये पंक्तियाँ दी गई हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। श्रीपद का कथन है, कहता है कि शक्त बुरी चीज़ है, लेकिन कभी कभी बुरी बात भी कभी देखनी चाहिए। बहुत भलाई को भगवान पसंद नहीं करता है। ठीक है, और हंसता है। आगे देखेंगे अगला कथन यहाँ से। अंजलि का कथन है, नाना जी कहा करते हैं कि दुनिया में 3 तरह के आदमी होते हैं। एक वो जो अपने आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं इंजन की तरह। दूसरे वो जो अपने आप चलते हैं पर चलाओं को चले जाते हैं गाड़ी के डिब्बों की तरह। और तीसरे वे जो अपने आप चलते हैं और दूसरों को चलने देते हैं ब्रेक की तरह, नाना जी कहा करते थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है अंजलि का। ठीक है, श्रीपद कहता है, ब्रेक है ब्रेक, वाह दीदी, लाख रुपए की बात कही तुमने। आगे देखिए, आगे कहता है, श्रीपद कहता है, मुझे 4 बजे दिल कुशा पहुंचना है। मेरे मित्र 4 बजे वहां पहुंच रहे हैं। राधू मेरा बिस्तर उठाओ, तांगा रास्ते में पकड़ लेंगे। ठीक है ना, तो श्रीपद को जो है कहाँ पहुंचना होता है, तो दिल कुशा में। ठीक है, दिल कुशा। और इसके कितने मित्र हैं, किससे जो है कौन वेट करता है, इनका मित्र वेट करते रहते हैं। कितने बजे, 4 बजे। कितने बजे पहुंचना होता है, 4 बजे। ठीक, आगे देखिए, आगे श्रीपद कहता है, उधर ही से स्टेशन पर चला जाऊंगा, 7 बजे की गाड़ी से जाना है मुझे। कितने बजे की गाड़ी से जाना है उसको, 7 बजे की गाड़ी से। आगे देखिए, आगे अंजलि कहती है, क्या मुझे मालूम था कि तुम झंका की तरह आओगे और तूफान की तरह चले जाओगे। ये अंजलि का कथन है श्रीपद के लिए। आगे देखिए, आगे श्रीपद कहता है, दीदी इसे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दो। चलो ये तो आप लोग जान जाओगे, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अंजलि कहती है, मैं कहती हूँ चल, लेके बैठ गया कुल्फ़ी खाने, जैसे कभी मिली ना हो कोई चीज़ खाने को। अन्नू तुम ज़रा इसके हाथ धुलाना और बिठाना इसे पढ़ने के मेज के कमरे पर। अपने बेटे को जो है डांटती है। यहाँ पे अंजलि का कथन है, कहती है, अरे यह घड़ी रुक गई, राम राम राम, मैं भी चाबी देना भूल गई। 10 बरस से बाकायदा इसे चाबी देती आ रही हूँ। फिर कहती है, नाना जी कहा करते थे श्रीपद ब्रेक है ब्रेक, है ना। फिर अंजलि का कथन है, मेरे घर में ब्रेक का क्या काम, मेरा घर किसी घड़ी की तरह चलेगा लगातार सांझ सवेरे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। आगे अंजलि का ही कथन है, कहती है, घड़ी टूट गई राधू, शायद मैंने इसे ज़्यादा चाबी दे दी। अब आते हैं दूसरा अंक का पहला दृश्य। दूसरे अंक पे हम आ गए। दूसरे अंक का पहला दृश्य, 20 वर्ष बाद पर्दा उसी मिले जुले खाने में कमरे में बैठा हुआ है। 20 वर्षों के बाद। दूसरे अंक की शुरुआत कितने वर्ष के बाद होती है, 20 वर्ष बाद। ठीक है, 20 वर्षों के इस अरसे में अद्यप कमरों के कपड़े, मेजपोश और गद्दियों तथा तकियों के खिलाफ बदल गए हैं।
इन पंक्तियों से दूसरे अंक की शुरुआत होती है। आते हैं दूसरे अंक के महत्वपूर्ण कथनों पे। ओमी का कथन है, कहती है मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। तुम क्या कर रही हो? 8 बजने को आए हैं और नाश्ता का कहीं अता पता नहीं है। सेम चीज़ जो हमने पहले अंक में पढ़ा अंजू दीदी का। ठीक, देखिए अनिमा का कथन है, कहती है सोचती हूँ अगर परलोक में भी आदमी इस लोक की खबर रखता है और आत्मा भी कोई चीज़ है तो तुम्हें अपने पद चिन्हों पर चलते देखकर अंजू की आत्मा बड़ी प्रसन्न होती होगी। चुना भी तो 20 में से था उसने तुम्हें। अंजू चाहती थी ऐसी बहू हो जो उसके घर को बिल्कुल उसकी तरह चला सके। ये जो है अनिमा का कथन। अनिमा कौन थी? कि अंजू की फ्रेंड थी। ओमी का कथन है, मैं कोशिश करती हूँ कि नीलू अपने पिता के बदले अपने दादा दादी पर जाए। ओमी क्या कहती है? कहती है मैं कोशिश करती हूँ जो मेरा पुत्र है नीलू वो अपने पिता के बदले, जो है पिता है कौन है? नीरज है, उनके बदले अपने दादा दादी पे जाए। फिर अनिमा कहती है आज तुम्हें पूरे 8 बजे नाश्ता रखते देखकर मुझे उन दिनों की याद आई जब अंजू जीवित थी और मेज़ पर ठीक सुबह के 8 बजे नाश्ता आ जाता था। फिर अनिमा का कथन है, कल से तुम जिस तरह लगी हो और आज उठते ही तुमने जिस तरह सा प्रबंध किया उसे देखकर लगता ही नहीं कि इस घर में कभी सुस्ती का राज्य रहा है। अंजू को मरे 5 वर्ष हो गए, इसका पता भी नहीं चला। अंजू को मरे जो है कितने वर्ष हो गए होते हैं? 5 वर्ष, दूसरे अंक में। ठीक है, आगे देखिए अनिमा का कथन है, कहती तुम लोग तो खैर नौकरी से आए और चले गए, पर जीजा जी तो यहीं थे। जज बनने के बाद क्या इतने सुस्त हो गए? ये अनिमा का कथन है। नीरज का कथन है, कहता है सिटी मजिस्ट्रेट हो कर क्या मैं आदमी नहीं रहा। फिर यहाँ पे नीरज का कथन है, कहता है तुम पापा की बात बेकार करती हो। पहली बात तो यह है कि वे हाई कोर्ट में जज हैं और जज और सिटी मजिस्ट्रेट में बड़ा फ़र्क है। जज बड़ी सी विग लगाए, लंबा सा मुंह बनाए, ऊंची कुर्सी पर बैठा है, वकील से बयान सुनता और गहरा गंभीर फैसला देता है। खैर इतना महत्वपूर्ण नहीं, इसको जाने देंगे। आगे अनिमा का कथन है, मैं तो न कभी सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर हुई हूँ न जज की। तो ये महत्वपूर्ण है, अनिमा का कथन है। आगे देखेंगे, आगे नीरज का जो है यहाँ पे कथन है, कहता है कि डिग्निफाइड यानी ऊंची किस्म का, शरीफ किस्म का क्लर्क, यही कोई सचिव अचीव। फिर मैं नीलम को कलेक्टर नहीं बनाना चाहता, मैं उसे क्रिकेट का कप्तान बनाना चाहता हूँ। दूसरे अंक में नीरज जो है अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है? नीलम, जो उसका बेटा है नीलम, क्रिकेट का कप्तान। ओमी का कथन है, नीलम कहती है नीलम में शक्ति भी है, फुटबॉल या क्रिकेट खेलने की, क्रिकेट या कप्तान को आपको बना देना चाहिए। फिर नीरज का कथन यहाँ पे, कहती है वाह वाह क्या बात कही तुमने मेरी जान। खैर यहाँ से यहाँ तक जाने दीजिए। कहता है मैं तो बना ही था क्रिकेट का कप्तान होने के लिए। मामा जी ने कह दिया था बेटे 2 घंटे पढ़ो और 6 घंटे डटकर खेलो, निश्चय ही तुम क्रिकेट कप्तान बनोगे। पर मम्मी पीछे पड़ी थी मुझे IAS बनाने के, 6 घंटे पढ़ना और 2 घंटे खेलना पड़ा। खैर इसको रहने दीजिए। ओमी का कथन है, कहती है कमल क्या कीचड़ में नहीं रहता? मैं अपने नीलम को इस सारे कीचड़ में कमल सा कर अपना कर्तव्य पूरा करना सिखाऊंगी। ठीक है, ये ओमी का कथन है। फिर नीरज का कथन है, कहता है उम्र का बेहतरीन हिस्सा तो मैंने झूठी हुक्मरानी के सपने देखने में बिता दिया। लोगों के दिलों पर जिसका शासन हो, क्रिकेट की उस कप्तानी के लिए शुरू ही से डटकर 6 घंटे खेलना ज़रूरी था, मामा श्रीपत कहा करते थे। अब ये कौन कह रहा है? नीरज कहता है। ओमी का कथन है, चिढ़ जाती है, कहती है कि मम्मी कहा करती थी कि श्रीपत मामा ब्रेक हैं ब्रेक। ये ओमी कहती है। इस घर के आवाज़ से चली गाड़ी को उन्होंने एक ही बार में ब्रेक लगा दी थी। फिर नीरज का कथन है, कहता है और मैं कहता हूँ कि मम्मी स्वयं ब्रेक थी। जब तक वे जिंदा रहीं उन्होंने घर की ज़िंदगी पर ब्रेक लगाए रखी।
उसे आज़ादी से फलने फूलने नहीं दिया और जब मर गई हैं तो ब्रेक लगाती गई हैं। फिर नीरज कहता है कि मामा श्रीपत मम्मी से कहा करते थे कि तुम्हें सेना में कोई छोटी मोटी कैप्टन या लेफ्टिनेंट होना चाहिए था। ये जो है नीरज कहता है। ओमी कहती है, चिढ़ जाती, कहती मामा श्रीपत जो है ब्रेक। ठीक है। फिर जो है श्रीपत जी पधारते हैं। फिर उसका मामा आता है। श्रीपत कहता है कि बम्बई से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा है? बम्बई से आ रहा हूँ और कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक है, बम्बई से आता है, कलकत्ता जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। सोचा था रास्ते में तुम लोगों से मिलता जाऊँ, सदियाँ गुजर गई तुम्हें देखे, अब तो सब अच्छे हैं। श्रीपत कहता है, सुना था हाई कोर्ट में जज हो गए हो। ओमी कहती है कि अब छोड़िए मामा जी को, इन्हें हाथ मुंह धोने दीजिए। यहाँ से देखेंगे। श्रीपत कहता है, तो लगता है अंजू दीदी इस घर में अपनी प्रतिनिधि छोड़ गई हैं। तुम ठीक कहते थे नीरज, अपनी पत्नियों को तुम्हें सेना में भर्ती करा देना चाहिए। अरे भाई देख तो लो, क्या मैं गंदा लगता हूँ? क्या नहीं लगता? अभी नहाकर चला आ रहा हूँ, ये श्रीपत कहता है। आप देखिए यहाँ पे ओमी का कथन है। कहती है, बिना सनक के कभी सफाई रह ही नहीं सकती, ज़रा सी ढीली दी जाए सफाई खत्म। अच्छी आदत के लिए कष्ट झेलना ही पड़ता है। मम्मी कहा करती थी कि घर इतना साफ़ सुथरा होना चाहिए कि उसमें सफाई की गंध आए। जिसके नाक को इस गंध की आदत है वह गंदगी को सहन नहीं कर सकता। श्रीपत कहता है कि तुम अंजू का ही दूसरा रूप हो भाई। आगे देखिए, अगत कहता है, श्रीपत मैंने गज़ल कहा, तुम अंजू दीदी से एक कदम आगे हो। नहीं, गज़ल नहीं, मैंने गलत क्या कहा कि तुम अंजू दीदी से एक कदम आगे हो। तुम्हें किसी अस्पताल की मेंटरल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे श्रीपत का कथन है, तुम ही तो बेटी सचमुच किसी बड़े सरकारी अस्पताल में मेट्रन नहीं, चीफ मेट्रन होना चाहिए। और हंसता है। किसे कहता है? ओमी को कहता है। आगे देखिए, अनीमा जो है कहती है, अंजू के मृत्यु के दिन मैं यही थी, ख्याल था कि उस शायद आए। आपके तमाम पतों पर तार गए, पर उसने उत्तर 1.5-2 महीने बाद फ्रांस से आया था। कहाँ से जो पत्र जो भेजा था अनीमा में, उसका उत्तर जो है 1.5-2 महीने जो बाद जो है फ्रांस से आया था। ठीक है, ये अनीमा का कथन है। फिर जो है अनीमा कहती है, मैं भी यूरोप गई थी। अनीमा कहाँ गई थी? यूरोप गई थी। फिर श्रीपत जो है कहता है कि भैया के ज़िंदगी गीत है यहाँ पे। ठीक है, हंसकर कहता है, भैया में ज़िंदगी ही बहे जा रहे हैं हम, मुड़ने की बात दूर है, रुकने का बस नहीं। जितने भी गीत हैं, अगर ये भी ध्यान रखिएगा, गीत या अगर नहीं याद है और अंजू दीदी नाटक से अगर गीत पूछता है तो श्रीपत ही राइट आंसर आप लोग लगाएंगे। फिर अनीमा का कथन है, हाय रे मेरे मुंह से क्या निकल गया, पर किसी से कहिएगा नहीं, मेरे सिवा किसी को भी इस बात का पता नहीं। अंजू दौरे से नहीं मरी, उसने आत्महत्या किया था। जो अंजू है उसने आत्महत्या किया था, दौरे से नहीं मरी होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अनीमा का कथन है। ठीक है, अनीमा का कहती है कि उसके तकिए के नीचे 2 चिट्ठियाँ निकली। कहती है उसके तकिए के नीचे 2 चिट्ठियाँ निकली, एक जीजा जी के नाम, दूसरी मेरे। जीजा जी को उसने लिखा, मैं मर रही हूँ, अब आप शौक़ से पीजिए, दिन रात पीजिए, मैं आपको तंग करने नहीं आऊँगी, मैं ही आपके रास्ते का कांटा थी। आशा है आपका जीवन अब निष्कष्ट बीतेगा, है ना। इतना जो है अनीमा जो है कहती है, बताती है अपनी दोस्त के बारे में, उसने आत्महत्या के पहले जो उसने जो लेटर लिखा था। आगे जो है श्रीपत का कथन है, कहता है, मारविड अंजू दीदी सख्त मारविड थी। फिर अनीमा कहती है कि एक बार की लगी यह छूटती नहीं, 10-15 वर्षों में ज़िंदगी नरक बन गई। शराबी पति के साथ ज़िंदगी के काफ़ी दिन गुजारना मेरे लिए असंभव था। मैं जहर खा रही हूँ रोज़ की कला से, उन्हें और मुझे दोनों को मुक्ति मिल जाएगी, पर तुम किसी से न कहना, मेरा शरीर चीड़ा फाड़ा जाए मुझे पसंद नहीं। ये जो पत्र है अनीमा को लिखी रहती है। ठीक है, अब श्रीपत का कथन यहाँ पे कहता है कि अंजू मारविड थी, मारविड और जालिम,
खुद मरी और जीजा जी को भी मार गई। अब देखिए फिर यहाँ पे श्रीपत गीत गाता है। एक दस्तूरे जुबा बंदी है कैसे तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। अब यहाँ पे नीलम का कथन है, कहती है मम्मी कहती हैं कमिश्नर पापा कहते हैं क्रिकेट कप्तान। अच्छा, यहाँ नीलम और श्रीपत में बात होती है ना। नीलम कहता है कि मम्मी कहती हैं कमिश्नर, पापा कहते हैं क्रिकेट कप्तान, है ना। पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते, फिर कहता है तुम खुद क्या बनना चाहते हो। तो नीलम कहता है मैं खुद जो है कवि बनना चाहता हूँ। फिर श्रीपत कहता है तुम पढ़ रहे हो या कविता कर रहे हो। नीलम कहता है कविता कर रहा हूँ। श्रीपत सुनाओ तो कविता। फिर नीलम कहता है कैसे कैसे वरदान मिले, बंदर को लंबा पूँछ मिली, बंदर को लंबी पूँछ मिली, गधे को लंबे कान मिले, हाथी को सूंड मिली लंबी, बुलबुल को सुंदर गान मिले। ये कविता आप लोग याद रखिए, नीलम ने गाया है दूसरे अंक में, ठीक है। जब उसके मामा पूछता है, उसके पिता का मामा जब पूछता है, फिर नीलम कहता है कि मुझको कविता करना आया, कवि का दिल कवि के प्राण मिले। फिर यहाँ पे श्रीपत कहता है वाह रे नीलम बेटा, तू तो बड़ा होकर टैगोर के कान काटेगा, खूब कविता किया तुमने। अब मैं जो है कलकत्ता पहुंचकर मैं तेरे लिए एक कविता की बड़ी सी और सुंदर किताबें भेजूंगा। क्रिकेट के कप्तान और कमिश्नर कवि के सामने क्या ठहरोगे, वे दोनों घूमते हैं तो तरह चंद दिन अपनी रोशनी दिखाकर चल देते हैं, कवि ध्रुव तारे की तरह चमकता है। ठीक है, ये कथन महत्वपूर्ण है, श्रीपत का है। नीलम कहता है कि मैं तो कवि बनना चाहता हूँ दादाजी, आप पापा और मम्मी से कह दें कि मुझे कवि बनने दें। मोहन में मैंने एक कविता भेजी थी, वह छप गई, मैं डर के मारे किसी को दिखाई नहीं, आप कह देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। ये नीलम का कथन है। ठीक है, श्रीपत का कथन देखेंगे। हम तुम्हारी मम्मी को समझाएंगे कि कमिश्नर एक कमिश्नरी और गवर्नर एक प्रांत पर राज्य करता है, पर कवि की हुकूमत देश विदेश तक फैलती है। और तुम्हारे पापा को समझाएंगे कि कवि क्रिकेट के खिलाड़ियों से कहीं बड़ा खिलाड़ी है और घर अपनी कल्पना के बल पर देश विदेश के सैर कराता है। ठीक है, ये श्रीपत का कथन है। श्रीपत मथुरा में जाकर भूल गए, फिर गाना है देखेंगे, गीत है। मथुरा में जाकर भूल गए काहन सब ब्रज की गलियों को, पर ब्रज की गलियां स्पंदित हैं अब भी हाकन की बातों से। ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा आप लोग, थोड़ा लंबा है ना, नाटक बड़ा है ये। अब देखिए दूसरा दृश्य, दूसरा अंक पढ़ रहे हैं। दूसरे अंक का पहला दृश्य हमने पढ़ा, अब दूसरे अंक का दूसरा दृश्य। कुछ क्षण बाद पर्दा उठता है, श्रीपत पूर्व काल के खाने के मेज पर जूतों समेत सोया हुआ है। ठीक है, इस पंक्ति से दूसरे दृश्य की शुरुआत होती है। अब तीसरा दृश्य देखिए, तीसरा दृश्य, पर्दा फिर उठता है, घड़ी में 4 बजने को है। दूसरे अंक के तीसरे दृश्य में घड़ी में 4 बजने को हैं। बैठक के काउच पर बैठी ओमी स्वेटर बुन रही है, खाने के कमरे में श्रीपत सोया हुआ है। कथन देखेंगे, सिर्फ श्रीपत जो है गीत गाता है, पर तुमने तो याद रखा, गाता है मथुरा में जाकर भूल गए काहन सब ब्रज की गलियों को, पर ब्रज की गलियां स्पंदित हैं अब भी काहन की बातों से। नीलम का कथन यहाँ पे, मम्मी कहती हैं कभी पागल होते हैं, वे कहती हैं कि आप भी कवि हैं। श्रीपत कहता है और पागल हैं। श्रीपत का कथन है, कवि नहीं हूँ पर कवि मेज पर भी सोते हैं, धरती पर भी और गदेलों पर भी। यह कहीं नहीं लिखा कि मेज पर सोने वाला आदमी कवि नहीं बन सकता। ठीक है, ये श्रीपत का कथन है। फिर जो यहाँ पे गीत है, कहता है हम यायावर हम क्या बोलें, कब हाथ बढ़े कब पाँव उठे। फिर इंद्रनारायण कहता है, अरे भाई हमारी क्या पूछते हो, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। ये गीत जो है इंद्रनारायण का है, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला कथन श्रीपत का है, मैं ठीक कहता हूँ महज दौरे के बाद, सर इसको छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ श्रीपत का कथन है, कहता है
मेरी जो बहन थी पर वो नाना के यहाँ, ये भी रहने दीजिए, इसका भी आप लोग आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये नाटक यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। इसका पीडीएफ दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग मुझे मैसेज करिएगा तो मैं पीडीएफ दे दूँगी। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।